हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 201 तक कंप्लीट कर ली थी। इसमें 197 पेंडिंग था। इसको मैं कराता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं इधर से। ठीक है जी। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। चलिए, अब थोड़ा सही दिख रहा है। ये बार बार ना, हर जब भी कैमरा ऑन करना पड़ता है तो इसको ऑटो शिफ्ट करना पड़ता है कि थोड़ा ब्लरिंग वगैरह ना हो। कई कई मैं भूल जाता हूँ, तो देखा होगा बीच में आपने, वो ब्लरिंग हो जाता है, बाद में याद आता है। 197 से स्टार्ट, पहले 197 करते हैं, फिर 202 से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का टारगेट है कि 70 क्वेश्चन करेंगे। 70 अभी, 70 नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो, मतलब ये एमसीक्यू बैंक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो 70 क्वेश्चन का टारगेट बनाएंगे आज की क्लास में, चाहे उसकी जगह 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाए अब। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है कि कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर ड्यूरेशन। तो आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है पर शिफ्ट का। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है पर शिफ्ट का। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन टाइम दे रखा है 1 यूनिट में 5 मिनट। 1 यूनिट को बनाने में ऑब्जर्व टाइम है 5 मिनट का। रेटिंग फैक्टर दे रखा है 120% का। टाइम अलाउंस दे रखा है 30% ऑफ दी नॉर्मल टाइम का। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे। पहले आपको क्या करना है, आपको डाटा क्या क्या दे रखा है सर। आपको डाटा दे रखा है, एक तो ऑब्जर्व टाइम दे रखा है 5 मिनट का। इसके बाद रेटिंग फैक्टर आपको दे रखा है 120% का। रेटिंग फैक्टर के बाद टाइम अलाउंस दे रखा है 30% ऑफ द नॉर्मल टाइम। 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। पहला स्टेप होगा आपका नॉर्मल टाइम निकालना। पहला स्टेप है नॉर्मल टाइम निकालो। नॉर्मल टाइम कैसे निकालोगे, जो भी आपको ऑब्जर्व टाइम दे रखा है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे रेटिंग फैक्टर से, तो निकल जाएगा नॉर्मल टाइम। और जैसे ही आपका नॉर्मल टाइम निकला तो उसका 30% क्या होगा, टाइम अलाउंस होगा। तो नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर। ऑब्जर्व टाइम आपको दे रखा है 5। ऑब्जर्व टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट। और रेटिंग फैक्टर है 120%। कितना आ जाएगा सर ये, 5 का 120%, यह आ जाएगा 6। 6 मिनट क्या है, 6 मिनट पर यूनिट। ये है नॉर्मल टाइम, कि एक यूनिट को बनाने में कितना समय लग रहा है, 6 मिनट लगता है। कि एक यूनिट को बनाने में नॉर्मली 6 मिनट लगता है। दूसरा अब आ जाता है सर आपके पास टाइम अलाउंस। टाइम अलाउंस तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 30% ऑफ द नॉर्मल टाइम है। उससे पहले आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड टाइम, कि भाई वैसे तो नॉर्मली लगता है इतना, पर स्टैंडर्ड टाइम कितना है। स्टैंडर्ड मतलब लगना, हमने अलाउ कितना करा था। स्टैंडर्ड और नॉर्मल में क्या फर्क है। स्टैंडर्ड कहता है कि भैया इतना समय लगना चाहिए, आपने कम लगाया। नॉर्मल कितना लगाया, ठीक है जी, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल टाइम कितना लगा एक्चुअल में, प्लस, प्लस नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अलाउंस। कि आपने जो अलाउंस दिया हुआ है, कि भैया चलो हो सकता है कि आपका नॉर्मल टाइम से जो अलाउंस होगा उसको जोड़ दोगे तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। मतलब बेसिकली नॉर्मल टाइम जो है उसमें जो अलाउंस जोड़ देंगे स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। नॉर्मल टाइम आपका कितना है, 6 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस, ये आपके पास है 30%। 30% को लिख सकते हैं 0.30, राइट। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अलाउंस। अलाउंस दे रखा है 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। ठीक है। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1.30, ये आ जाएगा 7.8 मिनट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था इतना, आपने लगाया इतना। ठीक है जी। और ये अगर आप ये नहीं लिखना चाहते फॉर्मूला, तो एक सिंपल तरीका है। क्या तरीका है भाई, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है नॉर्मल टाइम में अलाउंस जोड़ देते हैं। तो ये अलाउंस जोड़ने का तरीका है फॉर्मूले में। पर आप सीधा सीधा ले सकते हो 6 + 30% कैलकुलेटर में, सीधा आ जाएगा 7.8। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालोगे, जो नॉर्मल टाइम लिया उसमें जो अलाउंसेज हमें दिए है कि भैया चलो आप ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, तो अलाउंसेज जो ऐड कर देंगे 10.8 डायरेक्टली आ जाएगा। वो फॉर्मूला लिखने का तरीका है। अब लास्ट, लास्ट आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट
पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितना, स्टैंडर्ड आउटपुट पर शिफ्ट। सबसे पहले आप देखोगे 8 घंटे की शिफ्ट है, इसको करो मिनट में कन्वर्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन शिफ्ट ऑफ 8 आवर। टोटल टाइम कितना है आपके पास, डिवाइड बाय, और एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, इससे निकालेंगे आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। हमारे पास 8 घंटे हैं, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा तो मिनट में आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम मिनट के अनुसार है। बहुत सिंपल है यार ये। 8 मल्टीप्लाई बाय 60 के हिसाब से देखो हमारे पास 480 मिनट है। ऐसा समझो हमारे पास टोटल 480 मिनट है। एक शिफ्ट में 8 घंटे काम करते हैं, इसका मतलब 480 मिनट काम करते हैं, और एक यूनिट को बनाने में 7.8 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम दिया है। तो भैया आप बताओ 480 में कितना आप यूनिट बना दोगे, 7.8 डिवाइड कर दो, यह आएगा 61.54। 61.54 यूनिट आप बनाकर तैयार कर दोगे 8 घंटे की शिफ्ट में, खत्म। ये एक्चुअल नॉर्मल नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। 61.54 ये रहा। ये सब मैंने करा दिया था, 1 2 3 4 यहाँ से कराऊंगा। चलिए अब 202 आपके पास है, 270 तक जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी 70 72 कंप्लीट, 270 तक हमें जाना है। अब 70 क्वेश्चन अब करने हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है जो 7 दिन 1 हफ्ते में काम करती है, 3 शिफ्ट पर डे पर, हैविंग अ मेंटेनेंस इन द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ अराउंड 2 आवर, एंड इट हैज रफली 100 वर्कर विच प्रोड्यूस ओनली पोजोनलिक प्रॉपर्टी सीमेंट बेटर फ्रॉम पीपीसी, ठीक है। पीपीसी सीमेंट होता है, एक 2 टाइप के सीमेंट होते हैं, कि पीपीसी होता है और एक दूसरा होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। द आउटपुट पर मंथ इज अराउंड 2500 टन ऑफ पीपीसी सीमेंट, एंड फाइंड द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। सर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो टोटल आउटपुट आपका 1 महीने का है और आपके टोटल वर्कर कितने हैं। भाई हमारे पास टोटल आउटपुट है 2500 टन, हम 1 महीने में 2500 टन बनाते हैं, और वो बनाते हैं 100 वर्कर करीब, तो एक वर्कर कितना बनाएगा, 25 टन, खत्म। आपको प्रोडक्टिविटी पूछ रहा था कि एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक वर्कर की, अगर 100 वर्कर 2500 बना रहे हैं तो एक वर्कर 25 टन बनाएगा, आंसर। द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट इज, भाई एक प्रोजेक्ट नेटवर्किंग में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पीआरटी सीपीएम। नेटवर्किंग के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, पीआरटी सीपीएम, है ना, नेटवर्किंग में यही होता है ना। ये देखो प्रोजेक्ट का नेचर होता है यूनिक, टाइम बाउंड, मल्टीपल एक्टिविटी और इंटरप्रेटेंस। जहां प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने की, वहां पर पीईआरटी, प्रोजेक्ट नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट वो था यार, मैनेजमेंट था, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग नाम था शायद चैप्टर का। द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम, प्रोडक्ट सिस्टम और प्रोजेक्ट सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। प्रोडक्ट सिस्टम की अगर बात करें, फ्लो मास प्रोडक्शन की बात होती है, जहां पर मशीन फिक्स्ड होती है, प्रोडक्ट लाइन थ्रू फ्लो होता है, प्रोडक्ट लाइन के थ्रू फ्लो होता है, और प्रोडक्ट मशीन के पास आता है। प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, ब्रिज, डैम से रिलेटेड काम होता है, यहाँ पर मास प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, शिप, डैम के रिलेटेड काम होता है। तो आपके हिसाब से अब जरा ये पढ़ो कि भैया जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट सिस्टम की, द इक्विपमेंट मशीन दे आर फिक्स्ड, वेयर द प्रोडक्ट सिस्टम दे आर मूवेबल। प्रोजेक्ट के अंदर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, शिप बिल्डिंग की, ब्रिज की और डैम की, जो मूवेबल नहीं होते, प्रोडक्ट एक जगह होता है, ठीक है जी। यहाँ पर मशीनें मूव करती है, जबकि प्रोडक्ट सिस्टम में मशीन एक जगह होती है, प्रोडक्ट मूव करता है। ये समझ में आया। ये देखो, इन प्रोडक्ट सिस्टम मशीन एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड होता है, इन प्रोजेक्ट सिस्टम दे आर नॉट फिक्स्ड। बस कितना, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मूव करता है, मशीन एक जगह होती है, मशीन पे चलता है प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर मशीनें मूव करती है, प्रोडक्ट एक जगह होता है, जैसे बिल्डिंग एक जगह खड़ी हो रही है पर मशीनें चल चल के काम कर रही है, राइट। तो प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर मशीनें मूव करती है, जबकि प्रोजेक्ट सिस्टम के अंदर मशीनें मूव नहीं कर, उल्टा बोल दिया। प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर मशीनें और इक्विपमेंट फिक्स्ड होते हैं, प्रोडक्ट मूव करता है। प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट फिक्स्ड होता है, मशीनें मूव करती है। ये राइट आंसर। फिक्सिंग द फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज नोन एज, फिक्सिंग द फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन। ये देखिए, मटेरियल का प्रोडक्शन सिस्टम में कौन सा रूट फॉलो होगा, उसको डिसाइड करने वाला प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रूटीन। मतलब मटेरियल का प्रोडक्शन सिस्टम में कौन सा रूट फॉलो होगा,
उसको डिसाइड करने वाले प्रोसेस को रूटीन कहा है। रूटीन का मतलब है मटेरियल के फ्लो के पार्ट डिसाइड करना, किस डिपार्टमेंट में किस मशीन किस सीक्वेंस में काम होगा। बड़ा सिंपल समझता था, रूटीन पहले भी आया था ये। द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग व्हेन द जॉब इज स्टार्ट एंड व्हेन टू जॉब इन कैन। भाई ऐसी एक्टिविटी को कब कहते हैं, जब जॉब स्टार्ट होगी और जॉब एंड होगी, उसको कहते हैं टाइमिंग। टाइमिंग बताएगा ना कि कब स्टार्ट हुई एक्टिविटी, क्या टाइम में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, क्या टाइम में एक्टिविटी एंड हुई। नेटवर्क कैसा है भैया? नेटवर्क एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर एक्टिविटी और इवेंट को शो करते हैं। नेटवर्क इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पर एक्टिविटी और इवेंट को शो करते हैं। वाइल इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज सर्विस सिस्टम, ऑपरेशन मैनेजर रिलेटेड टू पोटेंशियल कस्टमर डिस्पेटिफाइंग द कॉस्ट। इसको थोड़ा समझते हैं और डिटेल में। एक ऊपर 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 इसका शेड्यूलिंग होगा यार आंसर। शेड्यूलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि कब किसी काम को स्टार्ट करना है, कब किसी एक्टिविटी को एंड करना है। टाइमिंग नहीं, गलत बोल दिया मैंने। शेड्यूलिंग होता है कि जब हम कब, ये पहले भी आया था क्वेश्चन। शेड्यूलिंग होता है कि कब हमें किसी काम को स्टार्ट करना है और कब हमें किसी काम को खत्म करना है, तो शेड्यूलिंग में डिसाइड करते हैं, टाइमिंग में। टाइमिंग क्या था? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सर्विस सिस्टम इवैल्यूएट करते वक्त ऑपरेशन मैनेजर को किस चीज से रिलेट करता है? सर्विस सिस्टम को इवैल्यूएट करते वक्त ऑपरेशन मैनेजर किस चीज से रिलेट करता है? रिलेटेड टू पोटेंशियल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस क्वालिटी। इसका आंसर गलत दे रखा है बुक के अंदर। सर्विस सिस्टम जैसे कि क्या होता है? क्यू, लाइन में खड़ा होना, सर्विस काउंटर, हॉस्पिटल, होटल, कॉल सेंटर, ये सर्विस सिस्टम है। इवैल्यूएट करते वक्त मैनेजर का मेन फोकस होता है कस्टमर का वेटिंग टाइम, सर्विस की स्पीड कैसे है, सर्विस की क्वालिटी कैसी है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, और डिससेटिस्फैक्शन अवॉइड करना, डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करना, ये होता है मेनली काम। हाँ ठीक है, तो पहले वाला सही है आंसर। ये देखो दो है बुक में दे रखा है, रिलेटेड टू पोटेंशियल कस्टमर और डिससेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट, और मेरे को जो लग रहा है वो ये है रिलेटेड टू पोटेंशियल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस क्वालिटी। जो हमने बात करी कि सर्विस इवैल्यूएट करने का मेजरली काम क्या होता है सर्विस सिस्टम का, कि हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रही है नहीं मिल रही, सर्विस क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, ये देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर ये होगा। ठीक है जी। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? प्रोबेबिलिस्टिक टाइम को कितने भागों में डिवाइड करा गया है? 3 भागों में डिवाइड करा गया है। पीईआरटी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिवेन्यू टेक्निक में प्रोबेबिलिस्टिक अनसर्टेनिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस करा था, याद है? 3। गैन चार्ट इज प्रिंसिपल टूल यूज्ड इन शेड्यूलिंग। गैन चार्ट कहां पर यूज करते हैं हम? शेड्यूलिंग के अंदर। गैन चार्ट एक टाइमलाइन बेस्ड चार्ट होता है जिसके अंदर एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम, जैसे हमने देखा डिस्कस करा था, एंड टाइम, प्रोग्रेस, ओवरलैप ऑफ द एक्टिविटी। गैन चार्ट कहां पर यूज किया जाता है? शेड्यूलिंग के अंदर यूज किया जाता है। ऐसा इवेंट, द इवेंट फ्रॉम वेयर मोर देन वन एक्टिविटी स्टार्ट, इस इवेंट से जहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको ब्रस्ट इवेंट कहते हैं। एक इवेंट से जब एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसको क्या कहते हैं? ब्रस्ट इवेंट। ठीक है जी। फ्री फ्लोट का मीनिंग और इक्वल टू किसके बराबर होता है? फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस सेलेक्ट टाइम ऑफ द हेड इवेंट। ये है आपका आंसर, फॉर्मूला है ये तो बिल्कुल बेसिकली। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के अंदर। क्रिटिकल पाथ एक इंपॉर्टेंट टूल होता है प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर भी और शेड्यूलिंग के अंदर भी। क्रिटिकल पाथ जो एनालिसिस हम करते हैं। द मेथड यूज इन शेड्यूलिंग इज अ प्रोजेक्ट। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए? पीईआरटी और सीपीएम मेथड यूज करते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से शेड्यूल करा जाएगा, मतलब कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी है, कौन सी एक्टिविटी कब एंड होनी है। ठीक है जी, शेड्यूलिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट यूज्ड इन प्रोग्राम कंट्रोल, गैन चार्ट। प्रोग्राम कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट कौन सा है? गैन चार्ट। एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो मिलता जुलता है। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन टाइम स्केल इज नोन एज, जहां पर टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं, कब स्टार्ट करना है कब खत्म करना है, वो शेड्यूलिंग के अंदर ही आता है। बार बार रिपीटेडली शेड्यूलिंग पूछ रहा है। एक प्रिंसिपल बताओ जी शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग का प्रिंसिपल होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को एक ऑप्टिमल सीक्वेंस हम प्रोवाइड करें। बेसिकली ऑप्टिमल सीक्वेंस जो होता है, ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस, कि भाई कब कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट किया जाएगा, कब उसको एंड करना है, जब दूसरा प्रोडक्ट, ये होता है जी प्रिंसिपल एक शेड्यूलिंग का।
ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस का प्रिंसिपल होता है। Issuing a necessary order and take a necessary step to ensure that time targets set in schedule are effectively achieved is known as dispatching. डिस्पैचिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक नेसेसरी ऑर्डर इशू करा है, नेसेसरी स्टेप ले रहे हो कि आपने जो टाइम टारगेट शेड्यूलिंग में सेट करा था उसको आप इफेक्टिवली अचीव कर पा रहे हो, उसको डिस्पैचिंग कहते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एलएफटी जो होता है वो कैलकुलेट करा जाता है फ्रॉम लेफ्ट एलएफटी ऑफ द हेड इवेंट। स्लैक कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग, ओहो स्लैक को हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते कि ईएफटी और एलएफटी की किसी भी जॉब की ऐड कर दे, किसी भी जॉब की ईएफटी और एलएफटी को जोड़कर स्लैक आ जाएगा, ऐसे नहीं कैलकुलेट करते। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो, सेलेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईएफटी एलएफटी इन एनी जॉब, ये गलत स्टेटमेंट है। हर स्टेटमेंट चेक करते हैं, हर स्टेटमेंट सही है गलत क्यों। सेलेक्ट का फॉर्मूला होता है एलईएसटी और ईएसटी को माइनस, और एलईएफटी और ईएफटी का माइनस होता है, ऐड नहीं होता, नेगेटिव माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। जब टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की बात होती है तो शेड्यूलिंग होता है, राइट। आगे फिर से आ गया, इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर, टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द टाइम टारगेट, डिस्पैचिंग कहते हैं इसे। Which one of the following is benefit of keeping स्टैंड बाय मशीन रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। स्टैंड बाय मशीन मतलब बेसिकली ऐसी मशीन जो कभी मान लो मेरे को कोई समस्या आ गई, मेरी मशीनें खराब हो गई, तो स्टैंड बाय पे एक मशीन खड़ी है कि इसको यूज करके मशीन प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। क्या कहता है, प्रोडक्शन अगेंस्ट द कंप्लीट शटडाउन, स्टैंड बाय मशीन वहाँ काम करती है। स्टैंड बाय मशीन का मेन पर्पस होता है अगर मेन मशीन ब्रेकडाउन हो जाए तो सिस्टम रुक ना जाए, प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे और इमरजेंसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट मशीन अवेलेबल हो, है ना। पहले से ही रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पेन ये रखा हुआ है स्टैंड बाय के लिए, देखो ये रहा है को एक पेन और एक पेन देखो वहाँ पर है, दिख रहा है आपको। ये एक पेन अगर खराब हो जाए तो मेरी क्लास रुक ना जाए, इसलिए मैंने दूसरा पेन भी रखा हुआ है स्टैंड बाय मशीन के लिए। वो ये होता है काम, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंप्लीट शटडाउन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बेसिकली काम क्या होता है, वो शटडाउन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग क्या करता है, शटडाउन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ये तो सब क्लास के अंदर डिस्कस भी करा हुआ है। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आर टू बी डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करते हैं, शेड्यूलिंग और लोडिंग। दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला शेड्यूलिंग करना और दूसरा लोडिंग करना। When the work center are used in an optimal sequence to do job, we can, जब कोई वर्क सेंटर को हम यूज करते हैं इन ऑप्टिमल सीक्वेंस टू डू द जॉब, वी कैन, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉस्ट को नहीं, अपने टाइम को मिनिमाइज करेंगे। सेटअप टाइम जो होता है ना, कि वर्क सेंटर को हमने यूज करा ऑपरेशन के अंदर, तो जो मशीन का सेटअप टाइम होगा उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी is justifying only when the average downtime and its cost equal to the average time taken. The average downtime and its cost is greater than, greater नहीं आएगा यार, equal भी नहीं आएगा, less भी नहीं आएगा। Average downtime is less than the average time taken कैरी आउट द ब्रेकडाउन रिपेयर, नहीं यही सही है। एवरेज डाउन टाइम एंड इट्स कॉस्ट, एवरेज डाउन टाइम और कॉस्ट जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए द एवरेज टाइम टेकन टू कैरी आउट द ब्रेकडाउन रिपेयर। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको, देखो लिखवाया है मैंने मतलब इसका। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब जस्टिफाई होती है, जब एवरेज डाउन टाइम और उसकी कॉस्ट ग्रेटर देन होती है एवरेज टाइम टेकन टू कैरी आउट द ब्रेकडाउन रिपेयर्स। मतलब समझो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तभी सही डिसीजन होता है जब, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना एक तभी सही डिसीजन होता है जब ब्रेकडाउन होने पर डाउन टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए।
प्रोडक्शन लॉस बहुत कॉस्टली हो जाए और इमरजेंसी रिपेयर में ज़्यादा टाइम और पैसा लगता हो, तब वहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का डिसीजन यूज़ किया जाता है। अगर ब्रेकडाउन डाउन टाइम कॉस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर ब्रेकडाउन का डाउन टाइम कॉस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट जस्टिफाई होता है। अगर ब्रेकडाउन चीप और क्विक हो तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो करेक्ट है, डाउन टाइम कॉस्ट अगर ज़्यादा हो ब्रेकडाउन रिपेयर कॉस्ट से। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारा डाउन टाइम और उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, एवरेज टाइम जो ब्रेकडाउन रिपेयर का है, बेसिकली आप समझो डाउन टाइम की जो कॉस्ट है अगर वो ज़्यादा है ब्रेकडाउन की रिपेयर से, ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जस्टिफाई होता है उस केस के अंदर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत, सही नहीं है, सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। मतलब क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन और डाउन टाइम को रिड्यूस करता है? यस। क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लोअर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है? यस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन को इंप्रूव करता है। पर याद रखना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कभी भी लार्ज स्केल और रिपेयर इंक्रीज नहीं करता, बल्कि ये अवॉइड करता है कि लार्ज नंबर ऑफ रिपेयर जो है, लार्ज स्केल पे रिपेयर हो रहा है, वो कह रहा है कि भैया बहुत टाइम लग जाएगा इस रिपेयर को, बहुत बड़ा रिपेयर है, बहुत समय लग जाएगा, बहुत कॉस्ट आएगी, तो उसको इग्नोर करो, दूसरा करो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहीं जस्टिफाई होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्केल, लार्ज स्केल रिपेयर को अवॉइड करता है, इंक्रीज नहीं। इसके बारे में मैंने लिखवाया भी है। देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन कॉस्ट रिड्यूस करता है, डाउन टाइम रिड्यूस करता है, स्मॉल रिपेयर टाइम पर कर देता है, जैसे स्मॉल का रिपेयर टाइम होता है वो कर देता है, लार्ज रिपेयर अवॉइड करता है, काम का फ्लो स्मूथ होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंप्रूव होता है, काम स्मूथली चलता है, लार्ज स्केल रिपेयर इंक्रीज होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एम होता है लार्ज रिपेयर को अवॉइड करना होता है, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको टिक करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनको मैंने आपको उससे समझाना है, एक्सप्लेनेशन से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्लांट जनरली टेक अप द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क, कैपेसिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। पहले समझो इसका मतलब क्या कहता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लांट का साइज के हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट जनरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस काम को हैंडल करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क, ये ठीक है। छोटे प्लांट में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल लेता है और बड़े प्लांट में ये काम सेपरेट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है। इसलिए गिवन में ऑप्शन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क राइट ऑप्शन है, राइट, ठीक है। अगला, मेन प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस एनालिसिस इज टू डैश द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विदाउट सैक्रिफाइसिंग द ऑब्जेक्टिव, मिनिमाइज। मेंटेनेंस एनालिसिस का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? मेन मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट को किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। मेंटेनेंस एनालिसिस का मेन, मेंटेनेंस एनालिसिस का मतलब समझ लो, मेंटेनेंस एनालिसिस का मेन एम होता है ब्रेकडाउन कॉस्ट कम करना, रिपेयर टाइम कम करना, स्पेयर पार्ट का सही स्टॉक रखना, मशीन को हेल्दी रखना। ये सभी तभी पॉसिबल है जब ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमाइज की जाए बिना प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? मिनिमाइज। इन सम केसेस डैश एन इनकन्वीनियंस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट इज सो हाई देन द स्टैंड बाय इक्विपमेंट इज केप्ट। केप्ट क्या है? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि इन सम केसेस द डैश एंड इनकन्वीनियंस, द लॉस एंड इनकन्वीनियंस, द लॉस एंड इनकन्वीनियंस ड्यू टू ब्रेकडाउन इक्विपमेंट। ब्रेकडाउन इक्विपमेंट, अगर मेरा इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो उससे मेरा लॉस हो जाता है और इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसकी वजह से हमें स्टैंड बाय मशीन रखनी पड़ती है। तो किस रीजन है? लॉस की वजह से लिखवाया भी है मैंने। जब इक्विपमेंट ब्रेकडाउन होने से प्रोडक्शन का लॉस, फाइनेंशियल लॉस या ऑपरेशन इनकन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड बाय इक्विपमेंट रखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या आना था? लॉस आना था। डैश व्हाइल द इक्विपमेंट इज रनिंग और ड्यूरिंग प्री प्लान शटडाउन कॉस्ट। देखो इसका आंसर मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। इसका आंसर बुक के अंदर रूटीन मेंटेनेंस दे रखा है, जबकि मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। मैंने इसका लॉजिक भी दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा मेंटेनेंस एक्टिविटी मशीन चलाते वक्त या प्री प्लान शटडाउन के टाइम पर की जाती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो होती है जो इक्विपमेंट के फेलियर से बचाने के लिए रेगुलर इंटरवल पर की जाती है, चाहे मशीन रनिंग हो या फिर शेड्यूल्ड शटडाउन हो। रूटीन मेंटेनेंस एक जनरल अनकीप होती है
रिप्लेसमेंट एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस फेलियर के बाद होता है, इसलिए सही आंसर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? ठीक है जी। बट होता क्या है ना, जनरली रूटीन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रूटीन मेंटेनेंस होता है एक रेगुलर बेसिस पर चेक करना, छोटी मोटी दिक्कतें करना। वो तब होता है जब मशीन रनिंग कर रही हो। पर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वाइल द इक्विपमेंट इज रनिंग। अगर इक्विपमेंट रनिंग है तो रूटीन मेंटेनेंस होता है। बट और करके एक और देखा, ड्यूरिंग द प्री प्लान शट डाउन। प्री प्लान शट डाउन का मतलब कि पहले से प्लान करा है कि आज मेंटेनेंस होगा, आज कोई काम नहीं होगा, पहले से प्लान करके बैठे, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। अब यहाँ पर रूटीन भी आपका सही हो सकता है, प्रिवेंटिव भी सही हो सकता है, दो आपको सही लगे वो कर लो। क्योंकि रूटीन मेंटेनेंस एक छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है जो रेगुलर बेसिस पर होता है, जहां पर इक्विपमेंट अगर चल भी रहा हो तब भी रूटीन मेंटेनेंस चलेगा। मैंने आपको दोनों का मतलब समझा दिया। जबकि प्री प्लान शटडाउन के केस में हमेशा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस काम आता है। तो मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा, आपने रूटीन करा, बुक के अंदर रूटीन दे रखा है, तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी सही जवाब है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। पर क्योंकि यहाँ पर ये बात आ रही है कि तो फिर इसलिए रूटीन मेंटेनेंस भी आप सही कह सकते हो। तो सर हम कौन सा करें ये बताओ आप। रूटीन मेंटेनेंस कर लेना, ठीक है। बुक को हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इसको रूटीन मेंटेनेंस कर लेना, मतलब मेरे जो एक्सप्लेनेशन में रूटीन कर लेना, क्योंकि दोनों ही सही जवाब लगते हैं भाई। प्री प्लान शट डाउन में रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस काम आता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी, कैसा होना चाहिए? और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना? सिस्टमैटिक होना चाहिए, वेल मेंटेन, फ्लेक्सिबल, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। सिर्फ सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए सर, इधर आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सिस्टमैटिक दे रखा है बुक के अंदर, जबकि वेल मेंटेन, फ्लेक्सिबल और ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ये देखो लिखा भी है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तब होता है जब वो सिस्टमैटिक भी हो, क्लियर, वेल मेंटेनेंस हो, प्रॉपर्ली अपडेट एंड फंक्शनेबल, फ्लेक्सिबल भी हो, चेंज और हैंडल कर सके। तीनों क्वालिटी स्ट्रक्चर के अंदर एसेंशियल होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेज नहीं है? क्या वो इंक्रीज करता है ब्रेक डाउन टाइम? नहीं, अवॉइड करता है वो। रिड्यूस करता है, सॉरी इंक्रीज कह रहा हूँ, रिड्यूस करता है, ये गलत है, ये एडवांटेज नहीं है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस। इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है मेंटेनेंस की केस के। मेंटेनेंस का ऑब्जेक्ट होता है मशीन ऑप्टिमम कंडीशन में रखना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना कि भाई मैं इतने टाइम में आपको डिलीवर कर दूंगा, डाउन टाइम मिनिमम करना, और प्रोडक्शन साइकिल को स्मूथ करना। मशीन का डाउन टाइम मैक्सिमम रखना, ये बिल्कुल अपोजिट है मेंटेनेंस के एम का। वहां पर डाउन टाइम मिनिमम करना होता है, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? जहां पर लिखा है डाउन टाइम मैक्सिमम करना, जबकि डाउन टाइम मशीन का मिनिमम करना ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमम करना नहीं होता। ये इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ द मशीन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई मशीन की प्लांट की लाइफ को बढ़ाना बिना सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस के, सेक्रीफाइस के। ये बिल्कुल सही जवाब है। देखो, मशीन का मेजर एम होता है प्लांट और मशीन की लाइफ बढ़ाना, परफॉर्मेंस हाई रखना, ब्रेकडाउन अवॉइड करना और स्मूथ वर्किंग इंश्योर करना। दिस विल बी द राइट आंसर। The monitoring, evaluating, maintaining of information from the external and internal environment to keep people within the organization is called, ये अब ऐसा आ गई, ये देखो, इसको मैं सारा इससे बढ़ाता हूँ आपको। एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, डिसमिनेट करना और करने को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। देखो, इसका मतलब भी लिखा हुआ है प्रॉपर। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मीनिंग होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। ठीक है जी, इसका आंसर क्या है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अगले वाले का पढ़ते हैं। द डैश ऑफ द कंपनी स्टेट हाउ मैनेजर एंड एम्प्लॉय शुड कंडक्ट देमसेल्फ। कंपनी का, देखो लिखा हुआ है सब, कंपनी का कौन सा एलिमेंट बताता है कि मैनेजर और एम्प्लॉय का कैसा बिहेव करे? वैल्यूज वाला एलिमेंट बताता है। वैल्यूज क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल, एथिक्स और बिलीव्स बताता है। ये बताते हैं कि लोग कैसे बिहेव करें, क्या सही है और क्या गलत है, डिसीजन मेकिंग किस तरह हो, कल्चर क्या होना चाहिए। बेसिकली वैल्यूज जो है वो है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में वैल्यूज बताएगा। डैश आर द डे टू डे way in which an organization operate
and can be seen by the people both inside and outside the organizing. Performance are the day-to-day way in which the organization operate. ना, परफॉर्मेंस नहीं, बिहेवियर। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बिहेवियर। बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का डीलिंग, काम करने का तरीका जो लोगों के अंदर और बाहर दोनों देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, बिहेवियर आर द डे टू डे वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, कैन सी बाय द पीपल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। विच अमंग द फ्लोइंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल। इनमें से कौन सा है जो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, ऑब्जेक्टिव्स। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो मैंने लिखा भी इसके बारे में, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव किया या नहीं, इसके लिए स्टैंडर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर बनते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें बताया था मेजरेबल टारगेट। ठीक है जी। डैश इज कंसर्न विद द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द एम्बिगुअस एंड नॉन रूटीन सिचुएशन विद ऑर्गेनाइजेशन वाइड रादर देन द ऑपरेशन स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन। इसका क्वेश्चन भी समझाना पड़ेगा आपको। देखो कौन सी मैनेजमेंट टाइप एम्बिगुअस, कॉम्प्लेक्स, नॉन रूटीन, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन डील करती है। कौन सी मैनेजमेंट टाइप वाइड डिसीजन डील करती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है एक वाइड डिसीजन लेती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डील करता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, अनसर्टेनिटी सिचुएशन को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, मर्जर इक्विजिशन, ये बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। डैश रेफर टू द जॉब स्पेसिफिक गोल ऑफ ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय। डैश रेफर टू द जॉब स्पेसिफिक गोल, जहां पर हम जॉब स्पेसिफिक गोल होती है हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। क्या होगा देखो, जॉब स्पेसिफिक गोल या टारगेट जो हर एम्प्लॉय को अपने रोल के हिसाब से अचीव करने होते हैं, उन्हें परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रेटेजिक मेजरेबल टूल है, एक मेजरेबल टूल है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बॉर्डर पर्सनल गोल होते हैं। इसका सही आंसर क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हम डे टू डे गोल्स को बताते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। ठीक है जी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव दे रखा है बुक के अंदर, जबकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं पर्सनल गोल को बताते हैं। यहाँ लिखा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव का बॉर्डर पर्सनल गोल होते हैं, जबकि जॉब स्पेसिफिक गोल या टारगेट जो हर एम्प्लॉय को अपने रोल के हिसाब से अचीव करने होते हैं, उनको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है जी। बैलेंस स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कौन सा अप्रोच है, टॉप डाउन। देखो समझो इसका मतलब, बैलेंस स्कोर कार्ड में कंपनी के टॉप लीडरशिप स्ट्रेटेजिक गोल सेट करती है, फिर उन गोल को डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय तक कैस्केड किया जाता है। यानी डायरेक्शन टॉप से शुरू होती है और टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है। टॉप से शुरू होगी और डाउन तक आएगी डायरेक्शन। इसलिए जो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड इज अप्रोच टू परफॉर्म मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड टॉप टू डाउन। टॉप से डाउन की तरफ आता है। दिस डैश प्रोवाइड द ब्रॉड डाटा फ्रॉम विच टू आइडेंटिफाई द की ड्राइवर ऑफ चेंज। कौन सा है इसके अंदर जो ब्रॉड डाटा आइडेंटिफाई करता है की ड्राइवर ऑफ चेंज का, पेस्टल। कौन सी एनालिसिस बोर्ड इन्वायरमेंट डाटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जिससे कंपनी ड्राइवर को चेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस के अंदर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, ये सारी चीजें करते हैं। ये सब बोर्ड एक्सटर्नल डाटा है, प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेस को पता चलता है कि कौन से चेंजेस आने वाले हैं। समझ में आया? इसलिए पेस्टल विल बी द राइट आंसर। इन्वायरमेंट कैसा है दोस्तों? इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, मल्टीफेसेड है, ऑल ऑफ द, कॉम्प्लेक्स भी है, डायनेमिक भी है, ऑल ऑफ द अबव। कुछ तो ऐसा होता है जो पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यार जनरल टॉपिक से रिलेटेड लग रहे हैं। अब सर ये सारा एसएम चालू हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ से सारा का सारा एसएम ही हमें पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ बीच में यहाँ आ गया ये एसएम तो है, बीच बीच में ओएम का भी डाल रखा है पॉइंट। खत्म, कोई बात नहीं, खत्म होने वाला है। 70, 270 का टारगेट है, 70 करेंगे किसी भी हाल में आज। डैश आर द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। को हम क्या कहते हैं?
मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं ना शायद हम इसको। 245 आंसर हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। हाँ, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक, फोर्स इकोनॉमिक लार्ज स्केल इंडिकेटर होते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ देख रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देख रहा है, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। माइक्रो तो छोटा होता है ना, इतना तो पढ़ा है मैंने इकोनॉमिक्स। डैश आर द आउटकम ऑफ चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ठीक है, जब हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर चेंज के आउटकम को क्या कहा जाता है, ये लो, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज के आउटकम को क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक फोर्सेस कहते हैं। डेमोग्राफिक फोर्सेस इंक्लूड होते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर रेशियो, इनकम लेवल, एजुकेशन, फैमिली साइज, अर्बनाइजेशन, लाइफस्टाइल पार्टनर, ये सब डेमोग्राफिक फोर्स के अंदर आते हैं। पॉपुलेशन में कोई चेंज जैसे यूथ इंक्रीज होना, एजिंग पॉपुलेशन होनी, माइग्रेशन होने का इम्पैक्ट डेमोग्राफिक फोर्स के थ्रू मेजर किया जाता है। हम एक कोई कोई चीज ऐसे होता है जो हमने पहली बार पढ़ रहे हैं। What describe the category of activity? What describe the category of activity within and around an organization which together create a product और सर्विस? जहां हम बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की, वैल्यू चेंज, ये वैल्यू चेंज है दोस्तों। देखो, वैल्यू चेंज एक स्ट्रेटेजी टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, मार्केटिंग, सर्विस, ताकि समझ आए कि प्रोडक्ट या सर्विस का फाइनल वैल्यू कैसे क्रिएट होता है। स्वाट और बीसीजी और बेनिंगस्टॉक का पर्पस नहीं होते हैं, इसलिए ये आंसर वैल्यू चेंज ही है। डैश ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनपुट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज ऑपरेशन। 1000 बार आ चुका है। डैश इंक्लूड दोज एक्टिविटी दैट इनहेंस और मेंटेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सच एज इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स। भाई जहां पर हम ऐसी चीज दे रहे हैं जहाँ इंस्टॉलेशन करने की सर्विसेज होता है, रिपेयर एक सर्विसेज है, ट्रेनिंग एक सर्विसेज है, और स्पेयर्स भी एक सर्विसेज के रूप में आता है। तो ये सब कहाँ है, ऐसी एक्टिविटी को क्या कहेंगे, सर्विस कहेंगे ना। सर्विस इंक्लूड दोज एक्टिविटी, वहां पर इनहेंसिंग की बात हो रही है, प्रोडक्ट को मेंटेन करने की बात हो रही है, जहां पर इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर ये सर्विस में आएगा ना। डैश आर द कंपनी दैट आर नॉट करंटली कॉम्पिटिटिंग इन एन इंडस्ट्री बट हैव द कैपेबिलिटी टू डू सो। डैश आर दी कंपनीज, कौन सी कंपनीज है, उसको हम पोटेंशियल कॉम्पिटिटर कहते हैं। पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, देखो कौन सी कंपनी इंडस्ट्री में अभी कॉम्पिटिट नहीं करती लेकिन फ्यूचर में आसानी से एंटर कर सकती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। पोटेंशियल कॉम्पिटिटर वो फर्म होती है जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, जैसे टेक्नोलॉजी, फंड, मनी, मैन पावर, नॉलेज, पर अभी वो इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है, पर आगे जाकर वो कभी भी आकर एंटर ले सकती है कंपटीशन के अंदर। अभी वो करंटली कॉम्पिटिट नहीं कर रही इंडस्ट्री के अंदर, पर कैपेबल है, वो कॉम्पिटिट कभी भी आगे कर सकती है, इसको पोटेंशियल कॉम्पिटिटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज अराइज फ्रॉम superior production, operation and process, control of a particular input required for production, access to the cheaper fund, all of the above। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज तब होता है जब एक फर्म दूसरी फर्म से नेचुरली ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट हो। मेरी फर्म आपसे कॉस्ट इफिशिएंट ज्यादा है, जैसे सुपीरियर प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोसेस, इनपुट, इंपॉर्टेंट इनपुट का कंट्रोल, जैसे रॉ मटेरियल, रेयर रिसोर्सेज, चीपर फंड का एक्सेस, लोअर इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है। ये तीनों कंपनी की कॉस्ट कॉम्पिटिटर के लोअर बनते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तीनों के तीनों सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। A dash is a combination of structure which could take the form of product and geographical decision or functional or divisional structure operating in tandem। फंक्शन स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ड्यूल अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। एम्प्लॉय दो बॉस को रिपोर्ट करते हैं, फंक्शनल हेड, प्रोजेक्ट डिविजनल हेड की बात होती है। फीचर में बात करें प्रोडक्ट और फंक्शन की, फंक्शन, जियोग्राफी, डिवीजन, प्रोजेक्ट सब एक साथ ऑपरेट करते हैं, इसलिए सही आंसर क्या है इसका, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जहां पर हम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फॉर्म, प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिकल डिसीजन, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग इन अ
रैंडम, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कुछ कुछ तो भाई अजीब से ही देते हैं ना। अगला देखिए 253, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्ट्रक्चर लोकल रिस्पॉन्सिव ग्लोबल कोऑर्डिनेशन दोनों को कंबाइन करता है। ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर, ये सारे हमने एसएम के अंदर पढ़े हुए। ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर का पर्पस होता है लोकल मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना, साथ ही ग्लोबल ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना। दोनों जहां पर होते हैं उसको ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां पर लोकल रिस्पॉन्सिव भी हो, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन एडवांटेज ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट की बात भी हो रही हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा सही है, आ जाओ। बीईआरपी बिजनेस प्रोसेस रीजन का रियल आउटकम क्या है। बीईआरपी हैज रिजल्ट इन अ मेजर गेन इन इफिशिएंसी क्वालिटी एंड स्पीड। समझते हैं, बीपीआर का कोर एम होता है प्रोसेस को जीरो से रीडिजाइन करना, ठीक है, अननेसेसरी स्टेप को रिमूव करना, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना अपने प्रोडक्ट के अंदर, फास्ट हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट सिस्टम को बनाना। इसके बेनिफिट होते हैं, इफिशिएंसी इंप्रूव होती है, प्रोसेस स्पीड इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट की सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसलिए करेक्ट आंसर है इफिशिएंसी क्वालिटी स्पीड तीनों इंप्रूव होते हैं। ये रहा, बीआरपी रिजल्ट इन अ मेजर गेन इन इफिशिएंसी क्वालिटी और स्पीड, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। सर ए डैश इज वन वेयर टीम क्रिएट करी जाती है। ऐसा बताओ जहां पर टीम को क्रिएट करा जाता है, अंडरटेक किया जाता है, द वर्क उनको वर्क दिया जाता है एंड देन उस डिसॉल्व कर दिया जाता है टीम को, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। जहां पर प्रोजेक्ट आता है एक टीम क्रिएट होगी, उस टीम को काम किया जाएगा, उस प्रोडक्ट पे वर्क किया जाएगा, जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो टीम भी डिसॉल्व हो जाएगी, फिर दूसरी जगह टीम बनेगी, ठीक है ना। टीम डिसॉल्व का मतलब ये नहीं कि निकाल देंगे, टीम डिसॉल्व का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट के लिए वो टीम खत्म हो गई अब, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया। प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं ऐसे को। डैश स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी अकम्प्लीज बाय फोर्स फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट। जब हम एंड रिजल्ट को फोकस करते हुए किसी चीज को अकम्प्लीज कर देते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कंट्रोल कहते हैं। देखो 256, आउटपुट कंट्रोल क्या होता है, रिजल्ट फोकस होता है, टारगेट सेल प्रोडक्शन, आउटपुट को ध्यान में रखते हुए अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सर। बिहेवियर प्रीमिसेस और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल बात दूसरी चीज कहते हैं। Dash is control achieved through the establishment of comprehensive system of rule and procedure to direct the action of division function and individual. Dash is control, कौन सा कंट्रोल है जहां पर हम अचीव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम रूल प्रोसीजर और टू इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ द डिवीजन फंक्शन एंड इंडिविजुअल। भाई साहब इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा मीनिंग। सबसे पहले इसका आंसर बिहेवियर कंट्रोल है, पर समझो बिहेवियर कंट्रोल क्या होता है। बिहेवियर कंट्रोल का मतलब होता है एम्प्लॉय कैसे काम करे, कौन सा रूल फॉलो करे, ठीक है, कौन सा रूल, कंप्रेस सिस्टम के रूल फॉलो करना, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को डायरेक्ट करना, कंडक्ट गाइडलाइन अप्रूवल और अथॉरिटी लेवल, ये सारी चीजें होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाती है, जैसे बिहेवियर कंट्रोल होता है, जैसे बिहेवियर कंट्रोल होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल किस चीज में आता है, रिजल्ट चेक करता है। प्रीमाइसिस कंट्रोल एजम्पशन मॉनिटर करता है। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूटिव मॉनिटर करता है। तीनों के बारे में लिख दिया, तीनों का मतलब क्या है, पर आंसर क्या है, बिहेवियर कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल कंटिन्यूसली चेक करता है कि स्ट्रेटेजी की एजम्पशन अभी भी वैलिड है। प्रीमाइस कंट्रोल अभी हमने पढ़ा कि जो प्रीमाइस कंट्रोल होता है वो एजम्पशन मॉनिटर करता है। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या होता है, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है। आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट वाला हमने पढ़ लिया कि जो एंड रिजल्ट के बेसिस पर काम करता है। इसका आंसर क्या है, प्रीमाइसिस कंट्रोल, जहां पर हम बात करते हैं एजम्पशन के ऊपर। डैश इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटी that had to be undertaken by an organization. A functional structure is based on the primary activity that have been undertaken by an organization. That is called functional structure. फंक्शन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के हिसाब से काम को बांटा जाता है। फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये प्राइमरी एक्टिविटी के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर बनाता है। प्राइमरी एक्टिविटी के बेस पर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। दिस टेस्ट इज अ कैच ऑल कैटेगरी
indicating that the structure must fill legal, stakeholder, trade union, similar constraint. इसके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। फास्ट मूविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन फ्यूचर चेंज को कितना अलाउ करेगा, इसको कौन से टेस्ट से मेजर किया जाता है? द फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट से मेजर किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे फ्यूचर चेंज हैंडल कर सकता है या नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट, न्यू प्रोसेस अडॉप्ट कर सकता है या नहीं, एनवायरमेंटल के चेंज को एडजस्ट करने में कैपेबल रखता है या नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट का जो मेन है ये रखता है कि भैया स्टेक होल्डर, ट्रेड यूनियन, सिमिलर कॉन्स्टेंट को इंडिकेट कर सकता है टेस्ट करने के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं ये रुक जाओ, ये इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर तो यही है, ठीक है। फास्ट मूविंग वर्ल्ड के लिए भी यही है, हमने इसका ऊपर वाला पढ़ लिया, ये तो वो गायब भी हो गया यहाँ पर, यहाँ वाला भूल गया हूँ मैं भाई, इसका एक्सप्लेनेशन देना भूल गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है, फ्लेक्सिबिलिटी फिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर इधर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, इधर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होगा। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम ये इंडिकेट करते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो फिट है या नहीं है लीगली, स्टेक होल्डर को समझ में आता है वो स्ट्रक्चर, नहीं आता ट्रेड यूनियन को, सिमिलर कॉन्स्टेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए उनको समझ में आता है या नहीं आता, जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसको फिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। जबकि फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन मुझे, फास्ट मूविंग तो वर्ड ही नहीं सुना। फास्ट मूविंग वर्ल्ड के अंदर हम ये चेक करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर चेंज को हैंडल कर पाएगा नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और एनवायरमेंटल चेंज को एडजस्ट कर पाएगा, इसको फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर फिजिबिलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया होता है वो बाकी को समझ में आ रहा है, फिट हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 260 वाला भूल गए भाई। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव चेंज इन कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेस, बिजनेस मॉडल। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 3 मेजर एरिया में चेंज लाता है, कस्टमर के एक्सपीरियंस में, ऑपरेशनल प्रोसेस में और बिजनेस मॉडल के अंदर। कस्टमर के एक्सपीरियंस मतलब एप्स, चैटबॉट, ऑनलाइन सर्विस, पर्सनलाइज्ड ऑफर, ऑटोमेशन, एआई, वर्क फ्लो इंप्रूवमेंट, ये ऑपरेशन फंक्शन, न्यू रेवेन्यू मॉडल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये आपका बिजनेस मॉडल है। तो तीनों के अंदर चेंज लाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन across the entire organization involves business culture change that is known as डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस का क्या रिक्वायर्ड है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक लार्ज स्केल चेंज है जो इन्वॉल्व करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन, कल्चरल चेंज, प्रोसेस रीडिजाइन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और माइंडसेट शिफ्ट। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये इसका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व बिजनेस कल्चर चेंज। categorizing the organization categorizing and organizing the digital data, digitalized data and make it ready for application for further process is called data management। डाटा मैनेजमेंट का काम होता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कैटेगराइज करना डिजिटल फॉर्म के अंदर और उसको एक रेडी मेड बनाना फर्दर प्रोसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड डाटा मैनेजमेंट। ये इसका काम होता है। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? वैरायटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी और इनवेरिएबिलिटी। ये सर नहीं है। वैरायटी बिग डाटा का है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, पर इनवेरिएबिलिटी नहीं है बिग डाटा का आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स। बिग डाटा के 3 मेजर वी होते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम का मतलब बहुत ज्यादा डाटा, डाटा आने की स्पीड, वेलोसिटी और डाटा के मल्टीपल फॉर्मेट वैरायटीज। ठीक है सर। डाटा दैट कैन बी स्टोर, डाटा दैट कैन बी स्टोर और एक्सेस्ड एंड प्रोसेस इन अ फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट। अगर हम किसी डाटा को फिक्स फॉर्मेट में स्टोर करते, एक्सेस करते, प्रोसेस करते, उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं।
स्ट्रक्चर ज़्यादा के फीचर होते हैं, फिक्स फॉर्मेट में लाना, प्री डिफाइंड स्कीम, इजीली सर्चेबल हो, आराम से उसको एक्सेल जैसे डाटाबेस, ईआरपी डाटा, ये सब स्ट्रक्चर डाटा कहलाते हैं, जहाँ पर हम उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे सर्च करके, है ना, वो सब। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन, इनमें से कौन सा ब्लॉकचेन का कॉम्पोनेंट नहीं है? पहले ब्लॉकचेन का कोर कॉम्पिटेंट समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना लैडर टेक्नोलॉजी को, इम्प्यूटेड रिकॉर्ड जैसे डाटा चेंज नहीं किया जा सकता, इम्प्यूटेबल रिकॉर्ड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिक एग्रीमेंट बनाना, इंक्रीज थ्रेट, ब्लॉकचेन का कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है। ब्लॉकचेन एक्चुअली सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, थ्रेट नहीं, ठीक है, इसलिए इंक्रीज थ्रेट जो होता है वो ब्लॉकचेन का कंपोनेंट का पार्ट नहीं है। विच अमंग द फ्लोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट सिचुएटेड फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल, इनमें से कौन सा सूट नहीं करता रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल को? कौन सा लेटेस्ट? अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, सर रिपीटेबल सूट कर जाता है, प्रिडिक्शन इंटीग्रेशन विद आईटी एप्लीकेशन रूटीन, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट जो है वो सूट नहीं करता। रोबोटिक परफॉर्मेंस को क्या होता है, यूज होता है रिपीटेबल टास्क को, प्रिडिक्टेबल स्टेप को, रूटीन रूल बेस्ड प्रोसेस को, स्ट्रक्चर डाटा। जहां अनप्रिडिक्टेबल होता है, इवेंट रैंडम होता है, डिसीजन म्यूचुअल मैनुअल जजमेंट पर डिपेंड करती है, डाटा इनकंसिस्टेंट होता है, वहां पर आरपीए काम नहीं करता अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स पर। डैश इज सिमिलर टू रेफरल प्रोग्राम, डैश इज सिमिलर टू कौन सा मार्केटिंग मेथड रेफरल प्रोग्राम की तरह काम करता है? एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। रेफरल प्रोग्राम में क्या होता है? एक पर्सन किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है, कंपनी उस रिकमेंडेशन के बदले रिवॉर्ड और कमीशन देती है। एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। भाई मैंने कहा भाई ये प्रोडक्ट आप खरीद लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ना वो स्कैनर ले लो, स्कैनर, और स्कैनर वालों से मेरी बात होगी, भाई जो भी बच्चा स्कैन लेगा 20% कमीशन मेरे को देना। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? समझ? जैसे आपके नहीं कहते, कई कई बच्चे एज होते हैं, कई कई बच्चे कहते हैं अरे यार ये दीपक सर की क्लास ले ले भाई, दीपक, उसने मेरे से पहले बात कर ली, सर मेरी तरफ से जो भी आएगा मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे देना आप। कई बार आए हैं मुझे मैसेज ऐसे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में रेफरल प्रोग्राम पे काम करते हैं, जहां पर रेफर के थ्रू काम किया जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है। वाह, हम तो पहुंच गए। डैश इज अ फॉर्म ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग दैट अलाउ मार्केटिंग टीम टू एसेंशियल। पेड एडवर्टाइजमेंट जहां पर होता है वो पे पर क्लिक होती है, पे पर क्लिक, मतलब जितना क्लिक करेंगे उतने पे पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, पे पर क्लिक। फोरकास्टिंग द वेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो एआई, नैरो एआई का एग्जाम्पल है फोरकास्टिंग, वेदर को फोरकास्टिंग करना। नैरो एआई वो होती है जहां पर एक स्पेसिफिक टास्क कर सकती है, एक स्पेसिफिक टास्क ही फोरकास्ट किया जा सकता है, जैसे वेदर प्रिडिक्शन को फोरकास्ट करना है कि नैरो एआई है, फेस रिकग्निशन, स्पैम डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, नैरो एआई है। बाकी के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। JIT मतलब जस्ट इन टाइम, यूज फॉर मटेरियल, ये पहले भी आया था। फिर से वही, अरे रिपीट कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्रूड ऑयल, द एक्ट ऑफ फ्यूचर को प्रोविजन बनाना, फोरकास्टिंग, द क्वालिटी ऑफ विच प्लानर टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन प्लान आर नोन एज प्लानिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये वही आ गए फिर से। PERT इज डैश ओरिएंटेड टेक्निक, PERT इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक या एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक? सर PERT जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक्स होती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज प्राइमरी डील विथ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट किस पे डील करता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजट। सबसे पढ़ते बार है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड, ऑपरेशन मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबिलिटी, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी, इसमें से कौन सा एक्टिविटी का पार्ट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग टर्म्स होती है? द टर्म डिसअपीयरेंस ऑफ स्मोक स्टैक रेफर टू डिक्लाइनिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इसको समझते हैं, इसको मैंने लिखा होगा 280। स्मोक स्टैक इंडस्ट्री क्या होती है? पुरानी हैवी इंडस्ट्री जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होता है, न्यू ट्रेंड, फैक्ट्री इकोसिस्टम फ्रेंडली हो रही है, ऑटोमेशन रोबोटिक आ रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से नॉलेज बेस्ड सिस्टम में शिफ्ट हो रही है, इसलिए स्मोक स्टैक मतलब पोल्यूटेड फैक्ट्री डिसअपेयर हो रही है। तो कौन सी फैक्ट्री आजकल डिसअपेयर हो रही है? मेरे फादर भी पोल्यूटेड फैक्ट्री में काम करती थी, बंद हो रही है वो,
बंद हो गई वो भी। बेसिकली डिसअपियरेंस मतलब गायब होना, स्मोक स्टैक का मतलब पॉल्यूटेड फैक्ट्री जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया, फैक्ट्री इनटू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नॉलेजेबल बेस्ड सिस्टम। तो क्योंकि यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है सारी फैक्ट्री, क्योंकि इकोसिस्टम है, फ्रेंडली, कम पॉल्यूशन है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम हो गया, इसलिए वो डिसअपियर हो रही है पोल्यूटेड फैक्ट्री। पोल्यूटेड फैक्ट्री डिसअपियर होने का पर्पस पर रेफर यही कहता है कि वो पॉल्यूटेड फैक्ट्री सारी इको फ्रेंडली बन गई है, ट्रांसफॉर्म हो गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाय राम, ठीक है भाई। 281 से करेंगे, 270 का टारगेट था। देखो 342 में से 280 जाएंगे, अब सिर्फ 62 बच गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर 62 खत्म कराऊंगा और चैप्टर एमसीक्यू बैंक खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास भी आज ही अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगा रात को। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।